जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। जी जी आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम वाच्य। पहले वाक्य पढ़ेंगे। अब 3 टॉपिक लेंगे हम। ठीक है, एक नया ग्रुप शुरू करेंगे और इस ग्रुप के अंतर्गत एक टॉपिक आपका वाक्य, दूसरा आपका वाच्य, तीसरा आपका काल, चौथा आपका वर्ती और पांचवा आपका पक्ष। ये 5 टॉपिक अब सीक्वेंस में, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। इससे पहले जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है वो टॉपिक था लिंग और वचन, जिनकी आवश्यकता आपको वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष सब में पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले तमाम जो टॉपिक आपने कंप्लीट किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक इन पर डिपेंड है। अगर हम वो टॉपिक कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, तो इनमें से कोई भी टॉपिक हमें समझ में नहीं आता। तो तमाम ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं पहले, जो हमें इनको पढ़ने के लिए उनकी आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। वाक्य। वाक्य का मतलब है सेंटेंस। क्या है वाक्य? वाक्य का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है हमारा, वाक्य की सही परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। और वो क्या है? पदों का सार्थक समूह। पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे कमल जल में खिलता है। कमल जल में खिलता है, ये क्या कहलाया? ये वाक्य कहलाया, क्योंकि इसमें एक कमल भी पद है, ये भी पद है, ये भी है और ये भी पद है, ये भी पद है। अब मान के चलो किसी को सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो वो ये कहेगा कमल जल में खिलता है। किसी को विद्वान, लेखक, साहित्यकार बनना है, वो ये भी कह सकता है सर कमल तो कीचड़ में खिलता है, जल में नहीं खिलता। तो मुद्दा ये है कि हम पढ़ते समय किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है, अप्रोच क्या है। हम सीख तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने के पीछे मनसा क्या है? मनसा विद्वान, लेखक, साहित्यकार की बनने की है या मनसा सरकारी नौकरी लेने की है, उस पर डिपेंड करता है हमारा रोज का अचीवमेंट। एक पर्सन तो ये बना। ये चीजें ये कहने की कोशिश कर रही है कि एक होते हैं वर्ण, जैसे कै, मैं और ले, ये वर्ण है। मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक तो वर्ण होते हैं जिनको हम ध्वनि भी कहते हैं, जैसे कै, मैं, ले, ये क्या है? वर्ण। इन्हीं वर्णों से बनाते हैं हम शब्द और फिर इनसे बनते हैं पद। कमल का फूल, ये क्या है? ये पद है। और फिर इनसे बनते हैं वाक्य। कमल जल में खिलता है, ये है हमारा वाक्य।
तो अब हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, तो वर्णों के सार्थक समूह को या ध्वनियों के जो सार्थक समूह है उसको हम शब्द कहते हैं। और यहां जो शब्दों का सार्थक समूह है वो पद है, और पदों का सार्थक समूह क्या है? वाक्य। यानी कि ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि वर्ण शब्द से और शब्द पद और पद से वाक्य बनते हैं। लेकिन ये बात अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि जल में कमल खिलता है, जल में कमल खिलता है, तो भी ये सार्थकता है। बात एक ही है, कमल जल में खिलता है, जल में कमल खिलता है, तो भी सार्थकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर इनका एक और रूप ले आऊं, कमल में जल खिलता है, तो ये जो 3 सेंटेंस मैंने यहां प्रयोग किए, इनमें से पहले 2 सेंटेंसों में सार्थकता थी, लेकिन तीसरे में सार्थकता नहीं थी। और जब तीसरे में सार्थकता नहीं थी, ये कहलाया आपका अशुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है आपका ये दोनों, क्योंकि इनमें सार्थकता थी। क्योंकि यहां कमल में जल के खिलाने की योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है इसमें सार्थकता नहीं हुई, तो ये अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। ये पदों का समूह तो है, कमल में जल खिलता है, ये पदों का समूह तो है, लेकिन सार्थक नहीं है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, केवल हम पदों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। जब तक पदों के साथ सार्थकता नहीं है, तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं है, केवल वो पदों का समूह हो सकता है। और पदों का समूह में कंडीशन जो बनेगी बिना सार्थकता के, वो अशुद्ध वाक्य की बनेगी। किसकी बनेगी? अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य की। क्लियर? तो एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन वाला प्रश्न था एक तो आपका। दूसरा जो प्रश्न यहां से बनता है वाक्य का, वो है वाक्य के अवयव। वाक्य के अवयव है क्या है? वाक्य के अवयव है, वाक्य के तत्व है, वाक्य के घटक। वाक्य के अवयव, तत्व और घटक। तो वाक्य के अवयव, तत्व, घटक कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बनता है, ऐसे भी जो वाक्य है वो 6 तत्वों से मिलकर बनता है। इनमें से एक तत्व होता है वाक्य का योग्यता, दूसरा योग्यता कर्मबद्धता, योग्यता कर्मबद्धता, तीसरा स्पष्टता, चौथा आकांक्षा, पांचवा सन्निधि, और छठा होता है अन्वय। छठा क्या होता है? अन्वय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। योग्यता क्या है? जैसे अग्नि से पौधे नीचे जाते हैं। अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये योग्यता है। कर्मबद्धता क्या है? रावण ने राम को मारा। स्पष्टता को कैसे क्लियर करोगे जी?
पाता है। आकांक्षा राजा दशरथ के चार थे। सन्निधि सन्निधि वह, या यहां लिख लूं, राम ने गाना गाया। अन्वय जाता है स्कूल वह। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी कि H2O, जल के लिए, पानी के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होंगे तो जल नहीं बनेगा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, अगर पांच तत्व एक साथ नहीं मिलेंगे तो ये शरीर नहीं बनेगा, ये जीवन नहीं बनेगा, किसी जीव जंतु का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही जब तक वाक्य के ये छह तत्व आपस में किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं होंगे तो शुद्ध वाक्य नहीं बनेगा। तो अवयव कहते हैं हम एलिमेंट्स को, इसी को कहते हैं तत्व, इसी को कहते हैं घटक। तो वाक्य के जो अवयव है वो छह हैं, तत्व भी छह हैं, घटक भी छह हैं। ये समानार्थी शब्द हैं, तत्व कहे, एलिमेंट्स कहे या घटक कहे। और वो छह कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के अवयव या तत्व के अंतर्गत आता है, इन छह में से जो भी आ जाए वो आता है। निम्नलिखित में से कौन वाक्य के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता, इन छह को छोड़ के जो भी आ जाए वो वाक्य का अवयव नहीं है, घटक नहीं है, वाक्य का तत्व नहीं है। दो प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न आपके क्या हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। और इनमें अशुद्धि का कारण क्या है, वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं। एक तो वाक्य के तत्व अवयव होते हैं जो सामने हैं आपके, दूसरे लिंग और वचन की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, जो आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े। कारक चिन्हों की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, विराम चिन्हों की वजह से वाक्य अशुद्ध होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात की वजह से भी वाक्य में अशुद्धियां पाई जाती है। पद क्रम की वजह से भी वाक्य में अशुद्धियां होती है, मात्राओं की वजह से भी वाक्य में अशुद्धि होती है। अर्थात शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को करने के लिए आपको वाक्य के ये छह तत्व तो समझने ही है, साथ के साथ आपको लिंग, वचन, इसके बाद कारक, विभक्ति, इसके बाद मात्राओं का ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपातों का ज्ञान होना, पद क्रम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अभी जो हम वाक्य की अशुद्धि है वो हम इसके आधार पे करेंगे, वाक्य के अवयव तत्व के आधार पे। दूसरा, वाक्य के जो अवयव तत्व है छह हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें पदों के बीच में योग्यता नहीं है। क्योंकि यहाँ अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं होती, जलाने की योग्यता होती है। तो यहाँ अग्नि की के साथ जो योग्यता प्रकट की वो जल की, तो सींचने की योग्यता जल में होती है। तो इसलिए अग्नि के साथ सींचने का प्रयोग योग्यता न होने के कारण पदों में ये वाक्य अशुद्ध कहलाया। वो खुद कहेगा अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। वाक्य में अशुद्धि का कारण बताइए। ऑप्शन एक, योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा। तो आपका आंसर होगा योग्यता। फिर कह रहा है कि रावण ने राम को मारा, इसमें पदों में क्रम नहीं है। रावण के स्थान पर राम का प्रयोग और राम के स्थान पर रावण का प्रयोग, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस सही नहीं। सबको पता है, अतीत इस बात का साक्षी है, इतिहास इस बात का गवाह है कि राम ने रावण को मारा था। तो इसीलिए रावण के स्थान पे राम का प्रयोग और राम के स्थान पे रावण का प्रयोग कर देना पदों के बीच में क्रमबद्धता न होने के कारण
ये वाक्य अपने आप में क्या कहलाया, अशुद्ध कहलाया। अगर मैं यहाँ पे ये सेंटेंस प्रयोग कर लूं, हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? ऑप्शन 1 शुद्ध वाक्य, ऑप्शन 2 अशुद्ध वाक्य। वाक्य शुद्ध है तो क्यों है, और वाक्य अशुद्ध है तो किसके कारण है? ये लॉजिक आपके पास होना चाहिए, ऐसे नहीं है। वैसे तो आप में से मान के चलो 100 बच्चे हैं, 50 बोल दे शुद्ध और 50 अशुद्ध, तो 50 की बात तो बिल्कुल सही हो गई। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस 1 और 2 में से इसको आप ए भी कह सकते हो, इसको आप बी भी कह सकते हो। आपको टाइप करना है कि हाथियों ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया, ये वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। उसके बाद समझेंगे चीजों को। चलो ये तो राइट आंसर क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? वाक्य में अशुद्धि का कारण है कि हाथियों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग और घोड़े के स्थान पर हाथी का प्रयोग। घोड़े अगर लंगड़े भी होंगे, 3 पैर के भी होंगे, तो कभी भी हाथी से पराजित नहीं हो सकते। यहां तो पछाड़ने की बात है। तो यहाँ पे अगर घोड़े हमारे 3 पैर वाले भी हैं, तो कभी भी हाथियों से पराजित होने की बात तो दूर, यहाँ तो पछाड़ने की बात कह रहा है। पछाड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ घोड़े बहुत पीछे हैं और हाथी कई किलोमीटर आगे, तो इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध हुआ। और अशुद्धि का कारण क्या था? अशुद्धि का कारण था कर्मबद्ध। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका 2। वो 4 ऑप्शन आपको देगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना, स्पष्टता खाता है। अब आप कहोगे आम खाता है, रोटी खाता है, सब्जी खाता है। मैं कहूंगा यहाँ SBI का खाता है, पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, इंडियन बैंक का खाता है, यूको बैंक का खाता है। तो ये खाता अकाउंट की सेंस में भी तो प्रयोग होता है।
अकाउंट नंबर जो आपने बैंक में खुलवाया है। अब इस खाते का प्रयोग पंजाब नेशनल बैंक के खाते के रूप में हुआ या स्टेट बैंक के खाते के रूप में हुआ या भोजन को खाने के सेंस में हुआ, क्लियर नहीं है। और जब क्लियर नहीं है तो यह अस्पष्टता कहलाया। हमें जिस वस्तु का प्रयोग जिस सेंस में करना होता है उसको उसी संदर्भ में लेना होता है। इस मार्कर का प्रयोग कभी भी आंखों में काजल लगाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि काजल लगाने का काम करता ही नहीं। न इसको कहीं रजिस्टर पे कॉपी पे नोट करने के लिए कर सकते, लेकिन इस मार्कर का प्रयोग स्मार्ट बोर्ड पर काम करने के लिए, लिखने के लिए हो सकता है। यही इसकी स्पष्टता और यथार्थता है। तो इसका मतलब इस खाने का प्रयोग, यहां खाता है का प्रयोग किस संदर्भों में किया गया उसकी क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं है तो यह वाक्य अशुद्ध हुआ। अब यहां भोजन अमरूद खाता है, आम खाता है, सेब खाता है होता तो शुद्ध वाक्य होता, लेकिन खाता है यह अशुद्ध वाक्य है, क्लियरिटी नहीं है, यथार्थता नहीं है। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। जब तक सेंटेंस में पदों को किसी दूसरे पद की इच्छा बनी रहती है तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। राजा दशरथ के 4 थे, अब 4 हाथी थे, घोड़े थे, महल थे, क्लियर नहीं है, लेकिन जब तक इसको ये शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं बनेगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो अब वाक्य सूत्र हो गए, शुद्ध वाक्य हो गया। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे इस पुत्र की आकांक्षा थी, इस सेंटेंस को इच्छा थी, और जब तक इन पदों की इच्छा पूरी नहीं हुई, पदों की आकांक्षा दूर नहीं हुई, तब तक ये शुद्ध वाक्य बनेगा ही नहीं। इसलिए पदों के बीच में योग्यता हो, कर्मबद्धता हो, स्पष्टता हो, आकांक्षा पूरी हो, तब जाके वो शुद्ध वाक्य कहलाएगा, अदरवाइज वाक्य अशुद्ध है। सन्निधि का मतलब होता है अत्यंत निकटता, पास पास। पदों को यहां राम इतनी की दूरी, फिर ये इतना दूर, ये इससे इतना दूर, यानी कि जब तक पदों के बीच में सही तरीके से सन्निधि नहीं होगी, पदों के बीच में समान दूरियां नहीं होगी उच्चारण करते समय, लिखते समय, तब तक वो वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। आपने यहाँ पे इतना गैप किया, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, इसमें भी गैप इतना ही है, तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस में सन्निधि तो थी, लेकिन इसमें योग्यता नहीं थी, इसमें कर्मबद्धता नहीं थी, इसलिए ये अलग हुआ, ये अशुद्ध वाक्य हुआ। और यहां इनमें योग्यता भी है, राम में गाने की योग्यता है, इसमें कर्मबद्धता भी है, ठीक, इसमें स्पष्टता भी है, इसमें आकांक्षा भी पूरी हो रही है, लेकिन इसमें सन्निधि नहीं है। सन्निधि का मतलब पास पास शब्दों का। ऐसा ना हो कि मैं ये कहूं आज की क्लास में राम ने और कल आके कहूं रावण को मारा था, तो आप इसको कभी वाक्य नहीं मानोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं, राजनीतिक वक्ता, जो जिस समय वहां पे भाषण दे रहे होते हैं रैली में, तो पब्लिक का मोह भंग होता है, पब्लिक चारपाई तोड़ के चली जाती है या ग्राउंड खाली कर देते हैं। राहुल गांधी की रैली में ऐसे कई बार हुआ है। राहुल गांधी बीच में जो उनको पर्चा मिलता है उस पर्चे को पढ़ते पढ़ते वो बाजू चढ़ाने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस बोला कि मोदी, और उसके बारे में फिर 2 मिनट के बाद बोले चोर है। तो मोदी और चोर हैं, इनके बीच में आपस में क्या है, सन्निधि नहीं है। तो बोलते समय और लिखते समय आपको ध्यान रखना है, पदों का पास पास होना, उनके बीच में समान अंतराल होना सन्निधि कहलाते हैं। तो अगर कोई चीज आप बोल रहे हो तो ऐसा ना हो कि 2 शब्द आपने बोले और फिर 30, 35, 40 सेकंड के बाद में आपके तीसरे चौथे शब्द आ रहे हो। लिखते समय भी पदों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए, अर्थात अत्यंत निकटता होनी चाहिए, पदों का पास पास होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएंगे, सन्निधि कहलाएंगे, तभी वो शुद्ध वाक्य माना जाएगा। राम ने गाना गाया या राम ने रावण को बाण से मारा, अगर हम इनमें ज्यादा गैप देंगे तो ये वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। ये वाक्य अन्वय की वजह से अशुद्ध है। अन्वय का मतलब क्या, जाता है स्कूल वह, तो इसका सही अन्वय नहीं हुआ है, इसका क्या है, सही अन्वय नहीं हुआ है। तो वह स्कूल जाता है, ये अपने आप में क्या है, वह स्कूल जाता है, ये इसका शुद्ध रूप हुआ। क्यों? क्योंकि अब इसमें अन्वय हो गया।
कर्ता, कर्ता के स्थान पर संज्ञा, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पे विशेषण, विशेषण के स्थान पे क्रिया, क्रिया के स्थान पे कर्ता कर्म क्रिया अपने स्थान पर, कर्ता कर्म क्रिया अपने स्थान पर अगर होगा तभी वो अन्वय सही कहलाएगा, तभी वो अन्वय क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। छोटी सी घटना बता देता हूं, आप लोगों के कमेंट पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कुछ राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए। अभी मैंने एक छोटा सा जानबूझ के चीजें फेंकी, मैं चाहता तो कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेता, ठीक है। मैंने दो व्यक्तियों के नाम लिए, एक राहुल गांधी के और एक मोदी के, और एक तीसरे भी आ गए, समाजवादी पार्टी। और एक बार एक गली में एक मदारी आया और बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, कुछ बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, कुछ हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे थे, और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे। उनका एग्जाम होना था 2-3 दिन के बाद में, डेट शीट आ चुकी थी। लेकिन उनकी गली में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, एक मदारी आ गया बंदर लेके। मदारी बेचारा अनपढ़ था, हाथ में डुगडुगी ले रहा था। उनकी गली में आके, जहां वे यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे, नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो मदारी आया और उस मदारी ने डुगडुगी बजाई, डुग 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 डुग। और वो एक बंदर लेके आया था जिसका नाम धर्मेंद्र था, एक बंदरिया लेके आया था जिसका नाम हेमा मालिनी था। और उसने वहां पे बताया कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आपकी गली में आ चुके हैं। और जैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम सुना और बंदर और बंदरिया गली में देखे, तो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले वो मैच्योर पर्सन जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमारा समय बर्बाद मत करो, इस तरह की कहानी सुना के, ठीक है। या 2 मिनट टीचर लेट हो जाए, उनका समय बर्बाद हो जाता है, या उनका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है और वो न घर वालों की सुन रहे हैं और वो अपने आप में खोए हुए हैं आसाराम बापू की गुफाओं और समाधियों के आधार पे। तो जैसे डुगडुगी बजाई, किताब विताब साइड में, बालकनी में आ गए, घर के गेट पे आके खड़े हो गए, धर्मेंद्र हेमा मालिनी को देखने लगे। वो गेम दिखा रहा है, देख रहे हैं सब। तो कहने का मतलब ये था कि एक आदमी आया जानबूझ के, वो अपना काम कर रहा था, उसका काम था, वो सुबह निकला है कि मुझे बहुत जगह हेमा मालिनी धर्मेंद्र को गली गली में ले जाके नाच के लोगों का मनोरंजन करना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सब लोगों ने नहीं देखा धर्मेंद्र हेमा मालिनी का, जो अपने काम में बिजी थे, जिनका टारगेट फिक्स था कि मुझे इस साल ये काम करना है, मुझे इस दिन ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है, वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का नाम लेने पर और डुगडुगी बजाने पर बाहर आए ही नहीं। बाहर केवल वो आए जिनके बस में न तो अपना मन था न अपना बुद्धि था, जो बाहर के एटमॉस्फेयर के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं और माँ बाप को झूठे सपने दिखा रहे हैं कि हम फलानी चीज करके 2023 में हम आपको दे देंगे। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा उस अनपढ़ मदारी की जगह रखता हूं। जैसे मैंने राहुल गांधी का नाम लिया, मोदी का नाम लिया, सब इंस्पेक्टर की नौकरी गई भाड़ में, सरकारी नौकरी गई भाड़ में, मौका मिल गया गाली देने का। समाजवादी मोदी को देंगे, राहुल गांधी सपा को देंगे, सपा वाले राहुल गांधी मोदी को देंगे, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं बचा है। और फिर ये सर जी हमारी नौकरी नहीं लगती, मेहनत तो हम बहुत करते हैं। मेहनत जिस चीज में किए हैं उसका आपको ज्ञान है। अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए मैं 50 क्वेश्चन आपसे पूछ लूं जो पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, तो 50 में से 49 का आंसर आप दे दोगे। लेकिन अगर मैं हिंदी के यहाँ 50 क्वेश्चन पूछ लूं तो उसमें से एक का आंसर आएगा, 49 का नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। तो मैंने ये कहा पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है। आपने त्याग किस चीज का किया, आपने अचीवमेंट क्या किया रोज, उससे नौकरी मिलती है, पढ़ने से नहीं मिलती। इसलिए मैं पढ़ाता तो हूं ही नहीं, मेरा काम पढ़ाने से ज्यादा समझाने पे होता है, आपको सही डायरेक्शन में लाने पे होता है, और वो चीज आपके अंदर है नहीं। जब आप समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के झंडे उठाते हो तो एक बार माँ बाप से भी पूछ लिया करो कि आपने हमें ये पैसे खर्च करके इसीलिए तैयार किया कि हम समाजवादियों का झंडा लेके आगे बढ़े, या कांग्रेस वालों का या बीजेपी वालों का। या माँ बाप से एक बार पूछना कि आपके घर में जब कोई हॉस्पिटलाइज होगा या आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी,
क्या ये समाजवादी सर, ये कांग्रेसी या बीजेपी वाले आपका सपोर्ट करने के लिए आएंगे? एक बार पूछ के देखना माँ बाप से, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं। सच्चाई तो ये है कि आप अपनी कमजोरी को दूसरे पे धकेलना चाहते हो। जैसे मौका मिल गया, कोई आपको ये कह बैठे कि बीजेपी वालों ने तो बेरोजगारी बढ़ा दी, आप दिए धनाधन इतने सेंटेंस निकाल दोगे कि आपसे बड़ा कोई वक्ता नहीं होगा उस समय। अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। भारतीयों की ये कमजोरी है, भारतीयों की ये पहचान बन चुकी है, भारतीयों की ये विशेषता बन चुकी है कि हम अपनी कमजोरी को जैसे मौका मिलता है दूसरे पे डाल देते हैं। सर जी हमने तो आपके कहने पे बेच लिया था, सर ने ये तो कभी नहीं कहा कि बेच लेके पढ़ना मत, राजनीति करना, ठीक है। सर जी हमने तो ये भी किया था, सर जी हमने तो ये भी किया था। सर जी ने तो कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ दूसरे की सुनते रहना, अपने ऊपर कभी भी ध्यान मत देना। समस्या यही है। एक बात को मैं ये कह दूं कि मैं आज शाम को पीडीएफ दूंगा आपको 9:30 बजे, मान लेंगे, फिर 9:30 बजे आके मैं ये कह दूं कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, तो आपकी मानसिकता पता है क्या? सर जी आपने तो बोला था। मतलब वही सर जी आपको बोल भी रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन सर जी की जो बात आपके हित में थी उसको तो आपने मान लिया, और जो आपके हित में नहीं थी उसको कह रहे हैं कि नहीं सर जी ये तो आप गलत कर रहे हो, सर जी आपने तो बोला था। अरे पहले भी सर जी हरिश्चंद्र था, अभी भी सर जी हरिश्चंद्र है। पहले कहा कि मैं दूंगा, फिर कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं तो लूंगा। लेकिन बात में दोनों में अंतर कुछ था ही नहीं। बात ये थी कि एक आपके फेवर में जा रही थी और एक आपके अगेंस्ट जा रही थी, और टीचर को ये पता था कि ना तो पहले वाली आपके फेवर में थी और ना दूसरे वाली, क्योंकि पीडीएफ से लोग आज तक सिलेक्शन नहीं लिए हैं, सिलेक्शन लिए हैं इनको पढ़ के, और जब जब हम ये पढ़ाते हैं तभी तभी आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो। तो ये था आपका दूसरा सेंटेंस, और वो क्या था? वाक्य के अवयव अर्थात तत्व घटक। अन्वय क्या है? अन्वय ये है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले अरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। अब इसमें झांसे वाली रानी को हमने सबसे लास्ट में रखा। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब झांसे वाली रानी को सबसे लास्ट में रखा, इससे पहले हमने तमाम चीजें कही, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, और मैं पूछने लगू कि ये बताइए कि ये शब्द आए किसके लिए, और फिर पूछने बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो, और कह के मैं छोड़ दूं। सारे बच्चे बोलेंगे सर जी झांसे वाली रानी, क्योंकि रट्टा मारा हुआ है। झांसे वाली रानी तो अब तक थी नहीं कहीं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, इसमें झांसे वाली रानी है ही नहीं। बुंदेले अरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी है, इसमें भी झांसे वाली रानी नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, इसमें भी झांसे वाली रानी नहीं है। तो ये सारे शब्द किसके लिए आए? वो शब्द इन पंक्तियों में सबसे लास्ट में प्रयोग किए गए। सबसे लास्ट में से इसको उठा के उन तमाम पंक्तियों का अर्थ समझना, भाव समझना ही अन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। तो कर्ता कहीं भी छिपा हो पंक्तियों में, लास्ट में हो, 3, 4, 5 पंक्ति के बाद हो, उसको वहां से उठा के आगे रखना, और चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, उसका अर्थ समझना, वो क्या कहलाता है? अन्वय। वह जाता है स्कूल, यहाँ पे वह को बाद में रखा गया, लेकिन वह को पहले, फिर स्कूल को स्कूल के स्थान पे, और क्रिया को क्रिया के स्थान पे रख के हमने इसका सही अन्वय किया। ये अशुद्ध वाक्य कहलाया और ये शुद्ध वाक्य कहलाया। जब तक वाक्य के अंदर योग्यता नहीं होगी, क्रमबद्धता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, सन्निधि नहीं होगी, अन्वय नहीं होगा, तब तक वो शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य की शुद्धि के लिए वाक्य के 6 तत्वों का, वाक्य के 6 अवयवों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था आपका वाक्य के अंग। ये तीसरा प्रश्न है वाक्य से, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के 2 अंग और भाग है। वाक्य के 2 अंग और भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य है और दूसरा क्या है, विधेय। एक उद्देश्य है, दूसरा क्या है, इस उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं और इस विधेय को हम क्रिया कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में दिए गए कर्ता और क्रिया को कर्ता क्रिया ना कह के कर्ता के स्थान पे हम उद्देश्य शब्द का प्रयोग करते हैं और क्रिया के स्थान पे हम विधेय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, वाक्य के दो अंग हैं। उन दो अंगों में एक अंग हम किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, उद्देश्य के रूप में, यानी कि जी। तो एक उद्देश्य है कर्ता, दूसरा क्या है, विधेय। बात समझ में आई। इसके साथ सेंटेंस में एक होता है उद्देश्य का विस्तार। क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार, और एक होता है विधेय का विस्तार। क्या होता है, विधेय का, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य में कर्ता के लिए, वाक्य में कर्ता के लिए वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया के लिए, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये है उद्देश्य और ये क्या है, ये है विधेय। तो वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार और वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार। वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो, एक उद्देश्य एक विधेय। जो हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं तो इन सेंटेंसों में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे ये प्रयोग किया, घोड़ा गाड़ी खींचता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो यहाँ घोड़ा क्या है, घोड़ा यहाँ उद्देश्य है अर्थात करता है। खींचता है क्या है, खींचता है क्या है, ये विधेय है। खींचता है क्या है, विधेय है। खींचता है क्या है, विधेय। गाड़ी क्या है, विधेय का विस्तार। गाड़ी क्या है, विधेय का विस्तार है। तो गाड़ी क्या है, यहाँ विधेय का विस्तार है, क्योंकि ये जो गाड़ी शब्द आया है ये क्रिया के लिए आया।
तो सेंटेंस में हम जितने भी शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उनमें कुछ कर्ता के रूप में होते हैं, कुछ क्रिया के रूप में, कुछ कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, कुछ क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा सेंटेंस, माता पिता पार्क में बैठे हैं। माता पिता पार्क में बैठे हैं, तो यहाँ माता पिता क्या हैं? दो उद्देश्य, अर्थार्थकर्ता, दो उद्देश्य अर्थार्थकर्ता। बैठे हैं क्या है? विधेय, और विधेय कितने हैं? एक। पार्क में क्या है? विधेय का विस्तार, विधेय का, ये क्या है? विधेय का विस्तार है, क्योंकि ये बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? पार्क में। अब आपसे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इस सेंटेंस में कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं? तो आप कहोगे एक उद्देश्य है एक विधेय। इस सेंटेंस में कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं? चार ऑप्शंस आपको देगा, तो आप कहोगे दो उद्देश्य और एक विधेय। तो एक तो उद्देश्य और विधेय वाला प्रश्न पूछेगा, और दूसरा फिर ये पूछेगा कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, दो उद्देश्य एक या दो विधेय हो, या अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो, सारे सरल वाक्य कहलाते हैं। तो एक तो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य के आधार पर पूछा जाएगा। सरल वाक्य की डेफिनेशन यही है कि जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य, दो उद्देश्य एक या दो विधेय हो सरल वाक्य, जहां अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो सरल वाक्य। उद्देश्य किसे कह रहे हैं? हम कर्ता को। विधेय किसे कह रहे हैं? हम क्रिया को। तो एक कर्ता एक क्रिया वाला सेंटेंस सरल वाक्य साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस। दो कर्ता दो क्रिया वाला सेंटेंस सरल वाक्य साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस। तो हम एक पंथ तीन कार्य कर रहे हैं। तो एक पंथ तीन कार्य क्या है? एक तो वो आपसे पूछेगा अंडरलाइन करके कि ये बताइए ये क्या है? उद्देश्य है, विधेय है, उद्देश्य का विस्तार है या विधेय का विस्तार? तो आप कहोगे उद्देश्य का विस्तार है। फिर वो यहाँ पूछेगा अंडरलाइन करके ये बताइए क्या है? ये उद्देश्य है, विधेय है, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। तो आप कहोगे विधेय का विस्तार है। फिर दूसरा पूछेगा इसमें कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं? तो आप कहोगे एक उद्देश्य एक विधेय, दो उद्देश्य एक विधेय। फिर वो आपसे पूछेगा सरल वाक्य मिश्र संयुक्त, तो आप कहोगे सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य एक विधेय वाला, दो उद्देश्य दो विधेय या एक विधेय वाला सरल वाक्य कहलाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सरल वाक्य को उद्देश्य और विधेय इनके साथ ही ये समझना है। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाक्य के अंग और भाग दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य वाला भाग, एक होता है विधेय वाला भाग। उद्देश्य वाला भाग सीधे सीधे कर्ता से जुड़ा होता है, विधेय वाला भाग सीधे सीधे क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। तो इन क्वेश्चनों को हम दोबारा से लेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। शाम को आपकी क्लास होगी यूट्यूब